हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत का जो केंद्रीय बजट है वो पास हो चुका है, यानी पेश किया जा चुका है। और दोस्तों, ये जो बजट था आपका, ये था आपका बजट ये जो था ये दोस्तों 2021 और 22 का था ये बजट। तो दोस्तों, हम इस अपने वीडियो में इस पूरे बजट की एक समरी मैं आपको बताऊंगा, पूरे का सार मैं बताऊंगा, क्योंकि बजट तो काफ़ी लंबा था दोस्तों, तो पूरा यहाँ पर डिस्कस कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो हम उसकी समरी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आयकर जो स्लैब है इस बार 2020 और 2021-22 में 2.5 लाख तक दोस्तों 0% है, यानी कि एग्जम्प्टेड है, यानी कि कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा 2.5 लाख रुपए तक। उसके बाद दोस्तों 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, और 5 लाख से 7.5 लाख तक दोस्तों 10% आयकर लगेगा इस पर। ये दोस्तों आय है, ये कर है, इस पर 10% कर लगेगा। और दोस्तों 7.5 से 10 लाख तक जो है वो 15% कर लगेगा, और 10 से 12.5 लाख तक 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख तक दोस्तों 25%, और 15 लाख से दोस्तों 15 लाख से अधिक जो है 15 लाख से ज़्यादा या अधिक 30% कर लगेगा। तो दोस्तों, आपने ये देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं पूरे बजट के बारे में। तो दोस्तों ये जो आपका पूरा बजट है, इसको सबसे पहले जान लीजिए कि किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, इस बजट को, ये बजट 21-22 का है, और इसको दोस्तों हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। किसने दोस्तों प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। ये दोस्तों इनका दूसरा आम बजट था। ये इनका कौन सा था दोस्तों? दूसरा आम बजट था। दूसरा बजट इन्होंने ये प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, पहला बजट इनका 20-21 का था। और आपको बता दें कि दोस्तों जो 20 और 21 का जो बजट था, उसकी जो टोटल मतलब जो बजट की राशि थी वो थी दोस्तों 30,42,230, यानी कि 30,42,230 लाख करोड़ का था। ये दोस्तों बजट जो था आपका, ये था 2020 और 21 का। तो दोस्तों, लेकिन इस बार जो है 2021 और 22 का जो बजट है, ये टोटल बजट है दोस्तों 34,83,236 लाख करोड़ का। ये इस बार का बजट है। इतने लाख करोड़ रुपए का ये बजट इस बार का, इतने लाख करोड़ रुपए का ये बजट है 2021 और 22 का। तो दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं इसमें। हमने आपको, और ये दोस्तों 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया। और आगे बताते हैं दोस्तों इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि वित्त मंत्री प्रस्तुतकर्ता कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दिन जो है दोस्तों सोमवार है। दिनांक जो है 1/2/2021, यानी कि 1 फरवरी 2021 को। दोस्तों, इसमें ढेर सारे कुछ पॉइंट दिए गए। उस पॉइंट के हिसाब से मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि किस पे क्या क्या काम हुआ है। तो स्वास्थ्य और कल्याण में इसमें दोस्तों पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है वो दोस्तों 64,180, ठीक है, 64,180 करोड़ रुपए का खर्च इस पर 6 वर्ष के लिए किया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त दोस्तों ये योजना है। और इस पर दोस्तों आप इसको नोट कर लें कि 64,180 करोड़ रुपए इस पर 6 वर्ष के लिए खर्च किया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त ये जो है ये योजना है। दोस्तों, पोषण में संपूर्ण पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय, संपूर्ण पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करके मिशन पोषण 2.0 का आरंभ होगा। 112 जिलों में दोस्तों लागू किया जाएगा। और दोस्तों, इस बजट में क्या है? जल आपूर्ति तथा सर्वव्यापी कवरेज। तो दोस्तों इसमें जो है जल जीवन मिशन शहरी जो है लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य दोस्तों 4,378 जो है शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ जो है घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और
500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसे दोस्तों 28 इसको दोस्तों 2,87,000 जो है करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। ये दोस्तों जो नलकूप का जो कनेक्शन है इतने घरों में, इतने करोड़ घरों में इसका जो व्यवस्था किया जाएगा, ये 2,87,000 करोड़ इसके लिए रुपया पास किया गया है, जो 5 वर्षों में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में दोस्तों शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 26 तक 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा किया जाएगा। इसको दोस्तों इतना खर्च करके शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा करने का इसमें प्लान है। और दोस्तों आपको बता दें इसमें स्वच्छ आयु जो है, स्वच्छ वायु 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए दिया गया है, जिससे वहाँ की वायु को शुद्ध किया जा सके, उसकी स्वच्छता के लिए। स्क्रैपिंग नीति क्या है दोस्तों? पुराने वाहनों को धीरे धीरे चलन से बाहर करने की नीति है। इसमें व्यक्तिगत वाहनों को 20 वर्ष के पश्चात तथा वाणिज्यिक वाहनों को 15 वर्ष के पश्चात वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों से फिटनेस जांच होगी। अगर दोस्तों सही पाए गए तो चालू रखे जाएंगे, अगर ख़राब पाए गए तो उनको चलन से बाहर कर दिया जाएगा। और दोस्तों आगे जो है वैक्सीन जो है दोस्तों न्यूमोकोल वैक्सीन है, भारत में निर्मित है, को पूरे देश में लागू करके प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक दोस्तों कितना प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक बाल मृत्यु को रोका जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन के लिए दोस्तों 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट 21-22 में 2,30,846 करोड़ है, जो कि अनुमान से 137% अधिक है। तो दोस्तों जितना अनुमान किया गया था उससे कहीं ज़्यादा ही ये बजट दिया गया है स्वास्थ्य सेवाओं पर। भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, इसके लिए सरकार 5 वर्ष में 1.97 लाख करोड़ खर्च करेगी दोस्तों। इसके लिए भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना के लिए यह आत्मनिर्भर भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के अंतर्गत खर्च होगा। कपड़ा सेक्टर में दोस्तों देखा जाए, इस उद्योग में तेजी लाने के लिए PLI योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा की एक योजना लॉन्च की जाएगी। 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो कितने दोस्तों? 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अवसंरचना में अगर हम देखें दोस्तों तो क्या हुआ इसमें? तो इसमें दोस्तों जो है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP जो कि 2019 में 6,835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च की गई थी, का विस्तार करके इसमें अब 7,400 परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है, जिसमें 1.10 लाख करोड़ की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। अवसंरचना वित्त पोषण विकास और वित्तीय संस्थान, इसके लिए दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि 3 वर्षों में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का उधारी पोर्टफोलियो हो। पूंजीगत बाजार में दोस्तों तीव्र वृद्धि, इस वजह से दोस्तों कोशिश की गई कि पूंजीगत बाजार में तीव्र वृद्धि लाई जाए। तो पूंजीगत व्यय के लिए 4.12 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं 2020-21 में, जबकि 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ दिए गए हैं, जो कि 34.5% अधिक है पिछले बजट से, जो कि 2021 में दिया गया था। दोस्तों आगे देखते हैं इसमें सड़क और राजमार्ग। तो दोस्तों सड़क और राजमार्ग में सड़कों के निर्माण के लिए तो दोस्तों इतना जो है सड़कों के निर्माण के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए दिया गया। मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर का ठेका दिया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों में 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा किया जाएगा। देश में 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पहले ही दिया जा चुका है, जिसका 3800 किलोमीटर जो है, जिसका 3800 किलोमीटर भाग बन गया है। तमिलनाडु में दोस्तों 1.03 लाख करोड़ की लागत से 3500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य हो रहा है। इसी तरीके दोस्तों और राज्य में देखें तो केरल में दोस्तों जो है, केरल में 6500 करोड़ रुपए से 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कोलकाता से सिलीगुड़ी के 25,000 करोड़ की लागत से 775 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। असम में दोस्तों 1900 करोड़ रुपए की लागत से 1300 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर कार्य चल रहा है। रेलवे में अगर दोस्तों देखा जाए तो रेलवे में दोस्तों ब्रॉड गेज रूटों का जो है, ब्रॉड गेज रूट जो है उनका 100% विद्युतीकरण 2023 तक पूरा हो जाएगा। और रेलवे को दोस्तों 1,10,055 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। तो दोस्तों रेलवे को कितना दिया गया, 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे को दिए गए हैं। शहरी अवसंरचना, मेट्रो व सिटी बस सेवा के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए 1800 करोड़, कितना दोस्तों 1800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे देखें दोस्तों इसमें विद्युत अवसंरचना, आने वाले 5 वर्षों में इतना दोस्तों 3,05,984 करोड़ रुपए की लागत से एक परिष्कृत व सुधार आधारित तथा परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र की योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 21-22 में दोस्तों हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। कौन सा दोस्तों मिशन, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इसको याद रखिएगा दोस्तों। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है और शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अंतर्गत अगर देखा जाए दोस्तों क्या होगा सुधार, तो उज्ज्वला स्कीम जिसका लाभ 8 करोड़ परिवारों को हुआ है, इसमें 1 करोड़ लाभार्थियों को और जोड़ा जाएगा। अभी तक दोस्तों उज्ज्वला स्कीम से 8 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ है, इसमें 1 करोड़ लाभार्थियों को और जोड़ा जाएगा। अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जिससे खुली पहुंच के आधार पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग से सुविधा प्रदान की जा सके और समन्वय स्थापित किया जा सके। जम्मू एंड कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में भी एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। बीमा क्षेत्र में दोस्तों क्या हुआ, इसमें एफडीआई जो है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। पहले इसमें दोस्तों एफडीआई मात्र 49% ही अलाउ किया गया था। इस बजट से दोस्तों 74% इसमें एफडीआई को अलाउ कर दिया गया है, लेकिन इसमें ज़्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े लोग भारत के निवासी होंगे। कंपनी मामले में अगर देखा जाए तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत प्रदत्त पूंजी के लिए उनकी न्यूनतम सीमा 50 लाख रुपए से अधिक के स्थान पर 2 करोड़ रुपए से अधिक तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से अधिक के स्थान पर 20 करोड़ रुपए से अधिक किया जाए। इसका प्रभाव यह होगा कि 2 लाख से अधिक कंपनियों को अपने अनुपालन संबंधी जरूरत को पूरा करने में आसानी होगी। और आगे दोस्तों विनिवेश और रणनीतिक विक्रय, वर्ष 2021-22 में आईडीबीआई बैंक, कौन सा बैंक दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों इसमें तो है कि एक है आईडीबीआई बैंक और 2 सार्वजनिक बैंकों के साथ एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका
सरकारी वित्तीय सुधार जो है दोस्तों, इसमें सरकारी वित्तीय सुधार ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकाय अपने वास्तविक खर्च के समय सरकार के खाते से अपना फंड सीधे निकाल सकते हैं। इससे ब्याज के रूप में आने वाली लागत बच जाती है। इसे 2021-22 से सर्वसुलभ रूप से लागू किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में दोस्तों क्या हुआ, इस बजट में एमएसपी की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया, जिससे उत्पादन लागत का 1.5 गुना कीमत मिल सके। तो दोस्तों, जिससे उत्पादन लागत का 1.5 गुना कीमत मिल सके। गेहूं की खरीद में बढ़ोतरी हुई। 2020-21 में लाभ पाने वाले किसानों की संख्या जो है दोस्तों 19-20 के 35.57 लाख से बढ़कर 43.36 लाख हो गया है। यानी कि जो 2019-20 में जितना किसान लाभ पाते थे इससे, उससे कहीं ज़्यादा संख्या 2020-21 में बढ़कर हो गई। किसानों को पर्याप्त ऋण सुलभ कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 में 16.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है, जो कि दोस्तों 2019 में मात्र जो है 12 लाख करोड़ ही था। यानी कि किसानों को दोस्तों ऋण के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से किसान ऋण ले सकते हैं और अपनी खेती कर सकते हैं। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नाबार्ड के अंतर्गत दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया है दोस्तों? माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया 5,000 करोड़ रुपए से। इसमें 5,000 करोड़ रुपए और बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। ये किसके अंतर्गत? नाबार्ड के अंतर्गत है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, जो कि इस समय टमाटर, प्याज और आलू पर ही लागू हैं, के दायरे को बढ़ाकर इसमें जल्दी खराब होने वाले जो है दोस्तों कितने 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। तो किसके अंतर्गत दोस्तों? ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत, जो कि इस समय टमाटर, प्याज और आलू पर ही लागू है, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ENAM के तहत 1.6 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया। इसके अंतर्गत 1,000 और मंडियों को लाया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें मत्स्यिकी बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर के विकास में पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव है। शुरू में 5 मत्स्य जो है दोस्तों, शुरू में 5 मत्स्य बंदरगाहों जैसे कौन कौन? कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआघाट का आर्थिक क्रियाकलाप के हब्स के रूप में विकास किया जाएगा। सबसे पहले इन्हीं 5 का विकास किया जाएगा। और दोस्तों साथ में जो और भी उसके किनारे छोटे छोटे बंदरगाह हैं उनका भी विकास किया जाएगा। इस बजट में यह प्रावधान किया गया है। प्रवासी श्रमिक और मजदूर। देश के 32 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में दोस्तों एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चल रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 69 करोड़ लाभार्थी आते हैं। कितने दोस्तों? 69 करोड़ में 69 करोड़ लाभार्थी आते हैं, जो कि कवर किए गए कुल लाभार्थियों का कितना प्रतिशत? 86% होता है। यानी कि जितने भी इसमें आ रहे हैं लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत, उसमें से 86% लोग एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं। शेष 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी जल्द ही इसको लागू कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों पूरे भारत में यह लागू नहीं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो है ये अभी मात्र 32 प्रदेशों में ही लागू किया गया है। कितना दोस्तों? मात्र 32 राज्यों में ही। गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के लिए एक ऐसे पोर्टल को शुरू करने का प्रस्ताव है इस बजट में, जिस पर नावों, भवन निर्माण और निर्माण कार्य आदि में लगे श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के बारे में संगत सूचना संग्रहित की जा सकेगी। इससे प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खाद्य संबंधी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सकेगी। तो दोस्तों एक जो पोर्टल बनाया जा रहा है, इस पर इनसे संबंधित सभी सूचना संग्रहित की जाएगी, जिससे उनके स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खाद्य संबंधी योजनाओं को तैयारी करने में मदद मिल सकेगी। तो दोस्तों इसमें जो है
विश्व भर में पहली बार नावों और प्लेटफार्मों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाज़त होगी और दोस्तों और वे नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगे तथा उनको पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान किया जाएगा। तो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा रहा ये दोस्तों, क्योंकि इन्हें पुरुषों के बराबर कहीं ना कहीं अवसर दिया जा रहा है और इसमें दिया गया है इस बजट में। तो दोस्तों आगे जो है मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। तो दोस्तों इसमें जो विद्यालय शिक्षा 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाए, जिससे वे अपने अपने क्षेत्र में उदाहरणपरक विद्यालय के रूप में उभर कर आएंगे और अन्य विद्यालयों को भी सहारा देंगे व उनका मार्गदर्शन करेंगे। गैर सरकारी संगठनों दोस्तों निजी स्कूलों राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित या खोले जाएंगे या स्थापित किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा। यह एक छत्रप निकाय होगा जिसमें निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन और फंडिंग के लिए 4 अलग अलग घटक होंगे। लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दोस्तों वहाँ पर उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से वहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी इस बजट में करने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, जनजाति क्षेत्रों के लिए 750 एकलव्य 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे स्कूलों की इकाई लागत जो है यानी कि एक स्कूल पर लागत को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए कर दिया गया है और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए तो इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। कितना? 48 करोड़। साथ ही अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार करके 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए इतने करोड़ रुपए का आवंटन करके सहायता में वृद्धि की जाएगी। कौशल नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से ठीक करने के लिए इसे 3,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को अप्रेंटिस के अवसर मिल सकें। अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास, डिजिटल लेन देन को और बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NTLM शुरू किया जाएगा। इससे शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। सागर के जैविक और गैर जैविक संसाधनों का पता लगाने के लिए गहरा सागर मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए 21-22 में 3,768 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गोवा पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति का जो है हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चाय श्रमिकों विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने दोस्तों? 1,000 करोड़ रुपए। राजकोषीय स्थिति कुल अनुमानित बजट जो दोस्तों 2021-22 के लिए 34.83 लाख करोड़ रुपए है। इसमें जो दोस्तों पूंजीगत व्यय के रूप में 5.54 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। तो दोस्तों ये जो हमने बताया कि इस बार जो है अनुमानित जो बजट है 34.83, इसका पूरा जो है दोस्तों 34,83,236 इतना पूरा बजट है। इस प्रकार दोस्तों 2021 के बजट अनुमान आंकड़े से 34.5% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों 2021 और 22 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 6.8%
होने का अनुमान है। अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए होगी। और दोस्तों राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% लाने का इरादा है। राजकोषीय घाटे को भारत की आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपए बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए की जा रही है। राज्यों के लिए दोस्तों निवल उधारी की सामान्य उच्चतम सीमा एकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% पर नियत किया जा रहा है। और दोस्तों राज्यों में अपेक्षा की गई है कि वह 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक ले आए, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई है। 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की समयावधि को कवर करते हुए अपनी अंतरिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी है। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव वर्ष 2020 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी के साथ 6.48 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या मात्र 3.31 करोड़ ही थी। और ये दोस्तों 20 में 6.48 करोड़ हो गई है आय भरने वालों की संख्या। वरिष्ठ नागरिकों को राहत। दोस्तों इस बजट में 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे नागरिक जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज से होने वाली आय है, उनको आय का रिटर्न नहीं भरना होगा। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा। यानी कि दोस्तों उन्हें अब आय का रिटर्न नहीं भरना होगा, क्योंकि उनकी उम्र की वजह से उनको दिक्कत होती है। तो बैंकों के निर्देश इसमें दिया गया कि वह उनकी इनकम से आयकर काट लेंगे। आयकर कार्यवाही के समय में कमी लाना। वर्तमान में दोस्तों कर निर्धारण प्रक्रिया 6 वर्ष तक और गंभीर कर धोखाधड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक पुनः खोली जा सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कि कर निर्धारण प्रक्रिया में कुछ उलटफेर करता है, तो 6 वर्ष तक उसका क्या है, उसका रिव्यू किया जा सकता है। और गंभीर कर धोखाधड़ी के मामले में 10 वर्ष तक पुनः खोली जा सकती है। यानी कि जब उसने रिटर्न भरा और 10 वर्ष बीत चुका है, तो उस 10 वर्ष के अंदर भी उसको पुनः खोल करके उसकी धोखाधड़ी को चेक किया जा सकता है। अब कर निर्धारण प्रक्रिया को खोलने की समय सीमा को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है। साथ ही कर अपवंचन के गंभीर मामलों में भी केवल जहां 50 लाख रुपए या उससे अधिक की आय को छिपाने का साक्ष्य है, कर निर्धारण को 10 वर्ष तक पुनः खोला जा सकता है। यह प्रावधान मुख्य आयुक्त आयकर विभाग के अनुमोदन के बाद ही पुनः खोला जा सकेगा। छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को और कम करने के उद्देश्य से विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा, जो फेसलेस होगी। 50 लाख रुपए तक की कर देय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाला कोई भी व्यक्ति अब समिति की सहायता लेने का पात्र होगा। तो दोस्तों आयकर अपीलीय अधिकरण को फेसलेस बनाया जाएगा। एक राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय अधिकरण केंद्र की स्थापना की जाएगी। अधिकरण और अपीलकर्ता के बीच होने वाले सारे पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होंगे। जहां व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत पड़ती है, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। लेखा परीक्षा से छूट। वर्तमान में दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जिसका टर्नओवर है, तो उनको अपने खातों की लेखा परीक्षा करानी होती है। यदि कोई व्यक्ति अपना 95% लेन देन डिजिटल आधार पर करता है, तो उसे 5 करोड़ रुपए तक लेखा जोखा से छूट 2020 के बजट में दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि जो अपनी लेन देन का 95% डिजिटल माध्यम से करता है, उसको 10 करोड़ कर दिया गया है कि उसको 10 करोड़ तक उसको छूट रहेगी लेखा परीक्षा कराने से। तो दोस्तों अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना, इसके लिए 100% कर की छूट दी गई है। किफ़ायती आवास खरीदने हेतु लिए गए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि तक ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान है, जिसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। छोटे न्यासों को राहत। स्कूल व अस्पताल चलाने वाले लघु सेवार्थ न्यासों को 5 करोड़ रुपए तक कर से छूट होगी, जो अभी तक 1 करोड़ रुपए ही थी। नवीकरण ऊर्जा। दोस्तों घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सोलर
इन्वर्टरों पर सीमा शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पर 5% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। कृषि उत्पाद जो हैं दोस्तों, कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 10% और कच्चा रेशम और रेशम सूत पर 10% से बढ़ाकर 15% किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो बजट का जो सार था आपको पसंद आया होगा और दोस्तों आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखने पर ना समझ में आए दोबारा देख सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादातर फैक्ट इसमें कलेक्ट किए जाएं और आपको आसान भाषा में इसको करके बताया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर कर दें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।